हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम आपके लाए एक इंपॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे धबकारे की अनियमितता किस तरह की होती है, क्या टाइप्स होते हैं, और साइनस टैकीकार्डिया यानी नॉर्मल हृदय गति जो बढ़ जाती है उसमें, और हृदय की गति जब अब नॉर्मल हो जाती है जिसे अरिथमिया बोलते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या चीज़ें होती है और इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली समझना जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर साइनस टैकीकार्डिया हो तो उसका मैनेजमेंट काफ़ी सिंपल है, काफ़ी दिक्कत नहीं देने वाली चीज़ है, उसको इग्नोर भी करे तो चलता है। जबकि अगर किसी को अरिथमिया है तो उसमें रिदम का ही प्रॉब्लम है, वैसे में व्यक्ति की सडन मृत्यु भी हो जा सकती है। वैसे में अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया और 5-10 मिनट का भी डिले हुआ तो तात्कालिक मृत्यु हो सकती है। तो वो चीज़ों को समझना और समझाना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें है तो काफ़ी प्रैक्टिकल, और ये बात बिल्कुल सही है कि बिना ईसीजी के या बिना इन्वेस्टिगेट किए इनको 100% डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है, किस तरह के पेशेंट्स में होती है, और क्या हो तो आप साइनस टैकीकार्डिया को सस्पेक्ट करें, क्या हो तो आप अरिथमिया को सस्पेक्ट करें। आज उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं या जिनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो अब्रॉड रहते हैं या इंग्लिश भाषा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, उनके साथ उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है। इसमें सारे कंटेंट्स और वीडियोज़ हम इंग्लिश भाषा में अपलोड करेंगे। आप चाहे तो उन कंटेंट को, वीडियोज़ को इंग्लिश में देख सकते हैं। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। साइनस टैकीकार्डिया और अरिथमिया में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली हृदय जो धड़कता है वो साइनस नोड यानी एक ग्रंथि होती है, एक ऑर्गन होता है, एक जगह होती है जहाँ से करंट आता है और ये करंट पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी साइनस नोड एक तरह से वो जगह है जहाँ से पूरे हार्ट में एक तरह से इंस्ट्रक्शन जाता है कि आपको धड़कना है, कितने बार धड़कना है, किस गति से धड़कना है, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए बॉडी का, वेरियस स्टिमुलस के रिलेटेड सब कुछ उसमें पता चलता है। बेसिकली साइनस नोड को पूरे बॉडी के थ्रू मैसेज जाता है कि भाई इस समय गति की रिक्वायरमेंट इतनी है। अब ऑब्वियसली एक व्यक्ति की अलग अलग टाइम पर अलग अलग हृदय गति की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर आप मेहनत का काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फीवर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, स्ट्रेस हो गया, तो उस टाइम पे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होते हैं और वो साइनस नोड को जाके मैसेज देते हैं कि भाई अभी रेगुलर धड़कने से काम नहीं चलेगा, अभी ज़्यादा स्पीड में काम करना है। वैसे ही अगर हृदय को कम धड़कने की ज़रूरत है यानी व्यक्ति रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं है, सो रहा है, तो उस समय अगर हृदय गति 110-120 के हिसाब से अगर हार्ट धड़केगा तो उस समय आपको हृदय गति ज़्यादा महसूस होगी, आपको उल्टा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो उस समय बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं और वो साइनस नोड को मैसेज देते हैं कि भाई आपको कम धड़कने से काम चल जाएगा, अभी आप 1 मिनट में 40-50 बार भी अगर धड़के तो चलेगा। तो यानी बॉडी का करंट कितने बार धड़कना है, कितने बार नहीं धड़कना, उसको गवर्न साइनस नोड करता है। सारे मैसेंजर्स जाके साइनस नोड को मैसेज देते हैं कि भाई अभी इतनी रिक्वायरमेंट है, इतनी नहीं है, आप इस हिसाब से मैनेज कर लो, गति को इस हिसाब से आप गवर्न कर लो, अभी ज़्यादा की ज़रूरत है, अभी कम की ज़रूरत है। सारा मैसेज साइनस नोड को जाता है और साइनस नोड डिसाइड करता है कि कितनी गति बढ़नी चाहिए। इसीलिए ये सारे फॉर्म्स जब साइनस नोड की गति 100 से ऊपर बढ़ जाती है, जैसे कि मैंने कहा नॉर्मल हार्ट की गति 60 to 100 होती है, तो अगर 100 से ऊपर हार्ट धड़कने लगता है कोई भी कारण से और करंट साइनस नोड से आ रहा है तो उसे साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। व्यक्ति अगर चलना फिरना कर रहा है, दौड़ रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है, तो वैसे में आप खुद पल्स उसके बाद नाप के देखेंगे तो 110, 120, 140 जैसी आपको गति मिलेगी। बहुत ज़्यादा आपने दौड़ भाग कर लिया, बहुत स्ट्रेस कर लिया तो 160, 170 तक भी मिल सकती है। वैसे ही अगर आपको बहुत ज़्यादा भय हो जाता है, कोई भयावह चीज़ या डरावनी चीज़ आप देख लेते हैं तो भी हृदय गति बढ़ जाती है। आपको बहुत एंग्जाइटी होती है तो गति बढ़ जाती है। बुखार आता है तो हर डिग्री जो टेम्परेचर बढ़ता है उस पर 10 पल्स व्यक्ति की बढ़ जाती है। यानी 98 से अगर आपका टेम्परेचर 102 हुआ तो आपकी हृदय गति 30 या 40 बीट्स पर मिनट के हिसाब से बढ़ जाएगी। तो हर पर डिग्री जो टेम्परेचर बढ़ता है उस पे हिसाब से हार्ट रेट 10 बीट्स पर मिनट बढ़ जाता है। वैसे अगर खून की कमी है तो उसमें साइनस नोड को मैसेज जाता है कि भाई इतने हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन 12 होता है, व्यक्ति का हीमोग्लोबिन 6 है, इन्हें डबल काम करने की ज़रूरत है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे डबल हार्ट बीट से काम करे। वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट हो, प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है कि माँ को बच्चे का भी ध्यान रखना होता है, तो कम स्पीड से अगर धड़केगा तो बच्चे को पोषण कहाँ से मिलेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो साइनस नोड को मैसेज आता है कि आपको ज़्यादा गति से धड़कना है। थायराइड की बीमारी में भी ऐसा होता है कि थायराइड अगर गति बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है थायराइड हार्मोन, तो एक तरह से हार्ट को स्टिमुलस जाता है कि आपको ज़्यादा गति से धड़कना है। थायराइड हार्मोन भी एक तरह का मैसेंजर का काम करता है और अगर वो ज़्यादा है
तो हृदय गति बढ़ जाती है। तो ये सब कारणों से अगर किसी की हृदय गति बढ़ रही है, चाहे एक्सरसाइज करने से, दौड़ने से, भागने से, डर से, एंग्जाइटी से, प्रेगनेंसी से, एनीमिया से, थायराइड प्रॉब्लम से, वॉल्यूम ओवरलोड स्टेटस से, ये सब चीज़ों से अगर गति बढ़ रही है तो उसे साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हृदय गति जागते समय बढ़ेगी, सोते हुए नहीं बढ़ेगी। चलने फिरने पर, मेहनत का काम करने में, या कोई प्रॉपर रिस्क फैक्टर होगा जिसकी वजह से हृदय गति बढ़ रही है। आपको खुद ही समझ में आया कि बुखार है इसलिए गति बढ़ रही है, घबराहट है इसलिए गति बढ़ रही है, बिना कारण के नहीं बढ़ेगा। अरिथमिया और साइनस टैकीकार्डिया में डिफरेंस है। अरिथमिया बिना कारण के होता है क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से हो रहा है। शॉर्ट सर्किटिंग प्रेसिपिटेट करने के लिए कोई कारण वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, हालांकि स्ट्रेस हार्मोन्स उसको भी ट्रिगर आउट कर सकते हैं। कभी कभार बहुत घबराहट, पसीना होने से भी या हार्ट अटैक वगैरह आने से भी अरिथमिया ट्रिगर हो सकते हैं, लेकिन उसको होने के लिए कोई क्लियर कट कारण होने का ज़रूरत नहीं है। और साइनस टैकीकार्डिया का सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही वो कारण सबसाइड हो जाता है, यानी जैसे फीवर चला गया, जैसे आपने रेस्ट पे आ गए, दौड़ना भागना बंद कर दिया, या प्रेगनेंसी खत्म हो गई, या वॉल्यूम ओवरलोड स्टेटस खत्म हो गया, या थायराइड की प्रॉब्लम करेक्ट हो गई, तो गति अपने आप नॉर्मल भी आ जाती है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये गति को अगर आप कम करने की कोशिश भी करेंगे तो भी थोड़ा दिक्कत है। किसी का अगर वॉल्यूम कम भी है तो भी गति बढ़ जाता है, बॉडी में इन्फेक्शन हो तो भी कम गति बढ़ जाती है। वैसे सर्कमस्टेंस में अगर आप गति कम करने की या साइनस टैकीकार्डिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो उल्टा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो बॉडी के किसी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में गति बढ़ रही है। अगर हम अननेसेसरी उसको कंट्रोल करेंगे तो बॉडी स्ट्रेस के साथ कोप अप नहीं कर पाएगी और वैसे कंडीशन में हालत बिगड़ भी सकती है। तो आपको वैसे सर्कमस्टांस में गति, आप कारण को कंट्रोल कर लीजिए, चाहे एंग्जाइटी है, फीवर है, जो भी, उसको कंट्रोल कर लिए अपने आप ठीक हो जाएगा। पर उसमें आपको हार्ट रेट को कंट्रोल करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कई बार नुकसानदायक भी हो सकता है। आप अननेसरी हार्ट रेट को वो करने नहीं दोगे। अगर बॉडी का बीपी बहुत कम है, उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ गया है, आप बीपी कम है उसके बावजूद भी आप हार्ट रेट को बढ़ने नहीं दे रहे हो, तो बीपी और कम होते जाएगा, व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो साइनस टैकीकार्डिया अगर किसी कारण की वजह से है तो उसको कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने हाल पे छोड़ दें, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। एक दूसरा प्रॉब्लम होता है जिसे इनअप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। कभी कभार कोई वायरस इन्फेक्शन की वजह से या कभी कभार कोई बिना कारण के भी साइनस नोड की गति सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हार्ट रेट है। एंग्जाइटी नहीं है फिर भी साइनस टैकीकार्डिया, लेकिन हार्ट रेट 110-120 चल रहा है, या पेशेंट को फीवर है 1 डिग्री का लेकिन हार्ट रेट 110-120 से ऊपर जा रहा है। तो जितना रिस्पांस होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर रिस्पांस आ रहा है, बिना कारण के धड़कन बढ़ रही है, जैसे कि अरिथमिया में होता है, लेकिन करंट आ साइनस नोड से रहा है, तो उसे इनअप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। यानी कि बिना कारण के साइनस नोड काम कर रहा है, साइनस नोड को मैसेज प्रॉपर जा नहीं पा रहा कि हृदय को कितने की गति की रिक्वायरमेंट है, और बिना कारण के वो जितना रिक्वायरमेंट है उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से धड़क रहा है। तो वैसे केस में आपको उसे कंट्रोल करना है। सबसे कॉमनली जो ड्रग यूज़ किया जाता है उसे इवाबेडिन बोलते हैं। इवाबेडिन सबसे इजी ड्रग है, सबसे कम साइड इफेक्ट है, बीपी कम नहीं करता, किसी किसी को थोड़ा आंखों में धुंधलापन दिख सकता है इससे, पर ये गति को अच्छा कंट्रोल कर लेता है। सिर्फ साइनस नोड पे ये एक्ट करता है, इसलिए साइनस टैकीकार्डिया में इसका रोल है। जब आपको लगता है कि बिना कारण के साइनस नोड गति बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप इसको देख के कंट्रोल करने का ट्राई कर सकते हो। अगर साइनस टैकीकार्डिया से रिलेटेड पैल्पिटेशन किसी को हो रहे हैं तो इससे कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये मेडिसिन भी दिया जाता है। ये मेडिसिन भी इस तरह से ही काम करती है और साइनस नोड जो एक्टिवेट हो रहा है उसको कम करती है, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है, तो उसके रिस्पांस में गिरते गति बढ़ने को कंपैरेटिवली कम करती है। अरिथमिया जबकि इसका उल्टा होता है। अरिथमिया में कोई ट्रिगर फैक्टर नहीं होता, बिना कारण की गति बढ़ जाती है और हृदय गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी 150-200 तक चला जाता है। व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं, बीपी कम हो सकता है, गति बढ़ने की वजह से भी बेहोश हो सकता है। साइनस टैकीकार्डिया में बीपी कभी कम नहीं होगा, आपको चक्कर कभी आए बहुत कम चांस है, उसकी वजह से बेहोश हो जाओ वो नहीं के बराबर चांस है। तो साइनस टैकीकार्डिया और अरिथमिया में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अरिथमिया में आदमी बेहोश भी हो सकता है, बीपी कम भी हो सकता है, और हार्ट रेट बढ़ जाने की वजह से हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जबकि साइनस टैकीकार्डिया में यूजली ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा साइनस टैकीकार्डिया तो ट्रीट करना चाहिए, लेकिन अरिथमिया में तो हर केस में आपको ट्रीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो हृदय गति बढ़ रही है वो बिना कारण के बढ़ रही है, बिना किसी ट्रिगर फैक्टर के बढ़ रही है। यहाँ पे ईसीजी में भी जो रेगुलर रिदम है उसकी अपितु आपको दूसरा तरह का रिदम मिलेगा। ईसीजी देख के आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट इस तरह के अरिथमिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे बेस्ट टूल ईसीजी ही होता है, क्योंकि वैसे केस में जब भी हृदय गति बढ़ती है आप तुरंत ईसीजी लीजिए, साइनस टैकीकार्डिया अरिथमिया है,
आपको ईसीजी पर से मोरलेस आइडिया पड़ जाएगा और वैसे केस में आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अरिथमिया ज़्यादातर वैसे लोग को होता है जिनको हार्ट का स्ट्रक्चरल बीमारी हो, यानी कोई हार्ट का छेद हो, कोई वाल्व का बीमारी हो, कोई हार्ट अटैक आया हो, उम्र ज़्यादा हो, इस तरह के लोगों में अरिथमिया ज़्यादा होता है। साइनस टैकीकार्डिया ज़्यादातर यंग पेशेंट में जिनको कोई हार्ट की बीमारी नहीं है उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अरिथमिया ज़्यादातर बीमार लोगों में देखने को मिलता है, उम्र दराज लोगों में देखने को मिलता है, हार्ट की बीमारी वाले लोगों में देखने को मिलता है। अरिथमिया ज़्यादा डेंजरस होता है, जान का खतरा हो सकता है। अगर कुछ डेंजरस फॉर्म्स ऑफ अरिथमिया हो तो मिनटों में भी जान जा सकती है। उसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, किस टाइप का अरिथमिया उस पर डिपेंड करता है और जिस टाइप का अरिथमिया है ईसीजी देख के उसको डिफरेंशिएट करके उस हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। सिम्टम सब में वही होंगे, पैल्पिटेशन होगा, हृदय गति बढ़ जाएगा, लेकिन ये हृदय गति बिना किसी कारण के बढ़ेगी। कई बार नींद से भी आदमी उठ जाता है। साइनस टैकीकार्डिया कभी नींद में नहीं होगा, नींद से आदमी को उठना पड़ेगा ऐसा कभी नहीं होगा, जबकि अरिथमिया में आदमी की नींद से भी उठना पड़ सकता है और हृदय गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कंट्रोल नहीं आती है। साइनस टैकीकार्डिया में जब आदमी रेस्ट लेता है या मन को शांत करता है तो अपने आप कम हो जाता है। इस पे कोई कंट्रोल अरिथमिया पे नहीं होता, उसको मेडिसिन से ही कंट्रोल किया जाता है या शॉक करके हार्ट को रीस्टार्ट करना पड़ता है या इंजेक्शन वगैरह देके इसको कंट्रोल करना पड़ता है। इसमें अपने आप से वो ठीक नहीं होगा। अरिथमिया दो तरह के होते हैं, एक रीएंट्रेंट अरिथमिया और एक ऑटोमेटिक अरिथमियाज। ऑटोमेटिक अरिथमिया का मतलब है कि एक जगह जहाँ पे से अरिथमिया का करंट आ रहा है वो जगह एक्टिवेट हो गई है, ऑटोमेटिकली वो एक करंट देते जा रही है, उसको ऑटोमेटिक टैकीकार्डियाज बोलते हैं। ये शॉक थेरेपी वगैरह को उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और दवाओं से भी उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। एक होता है जहाँ हार्ट में अबनॉर्मल वायरिंग होती है और ये वायर में करंट बार बार री एंटर होता है, यानी एक बार वायर में गया फिर करंट वायर के अबनॉर्मल वायर में से जाके उसी में से री एंटर हो रहा है, तो एक क्लोज लूप बन जाता है, क्लोज सर्किट बन जाता है। इसे री एंट्रेंट टैकीकार्डिया बोलते हैं। ये कंपैरेटिवली मेडिसिन से और शॉक से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। इनके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा टेक्निकल है, पर एक बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है कि साइनस टैकीकार्डिया में ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं भी करे तो चलेगा, कारण को ट्रीट करे तो काम चल जाता है। ज़्यादातर ये कोई ट्रिगर फैक्टर होने पे होता है, गति बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, कभी पैल्पिटेशन वगैरह होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा चक्कर बेहोशी वगैरह नहीं होती। जबकि एरिथमिया में सारा इसका उल्टा होता है, बिना किसी कारण के होता है, अपने आप गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बेहोशी वगैरह भी हो सकती है और कंडीशन सडनली डिटोरिएट भी कर सकती है, बिना नींद से भी उठना पड़ सकता है। गति बहुत ज़्यादा होती है, साइनस टैकीकार्डिया में 100-150 के आसपास होगी, इसमें 200, 250, 300 तक भी जा सकता है। मेरे टॉपिक के माध्यम से हमने डिस्कस करने की कोशिश की कि साइनस टैकीकार्डिया और एरिथमिया में क्या डिफरेंस होता है और उसमें बेसिकली किस तरह से मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी डिफरेंस किया जा सकता है। हालांकि फाइनल डिसीजन तो डॉक्टर ही करते हैं और वो ईसीजी देख के ही डिसाइड करते हैं, लेकिन आपको भी अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा तो आप बीमारी को बेटर समझ सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे और इनमें डिफरेंशिएट कर सकेंगे। ज़्यादातर केसेस में 80 to 90% केस में जो धड़कन बढ़ती है वो साइनस टैकीकार्डिया होता है, 10 to 15% केसेस में ही वो अरिथमिया होता है। अरिथमिया में ही ज़्यादा ट्रीटमेंट करे तो डेंजर ज़रूरी है, नहीं तो वो डेंजरस हो सकते हैं। साइनस टैकीकार्डिया को कुछ भी ट्रीट नहीं करे तो भी चलता है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लाते हैं ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव के चक्कर ना काटने पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे ताकि आपकी बीमारी को आप बेटर समझ सके, बीमारी को बेटर मैनेज कर सके, पेशेंट की कंडीशन को बेटर समझ सके और पेशेंट के साथ बीमारी को बेटर डिस्कस कर सके। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस हैं या कोई टॉपिक्स है जिसको आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में कवर करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा और डेफिनेटली आपसे इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका लिंक अपने इंग्लिश भाषी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो इस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकें।